हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आज हम जिस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा HP टेट मेडिकल का एग्ज़ाम, जो कि आपका 13 जुलाई 2024 को कंडक्ट कराया गया था। इसमें हम जो है वो साइकोलॉजी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि HP टेट में जो भी पोर्शन पूछा जाता है 30 मार्क्स का पूछा जाता है, तो साइकोलॉजी के भी आपसे 30 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, जिसमें हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आपका जो HP टेट कंडक्ट कराया जाता है वो ईयर में 2 बार करवाया जाता है। तो हम जो है वो जुलाई 2024 को जो हुआ था उसको हम देख रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग। आपने इनसाइट लर्निंग के बारे में सुना होगा, जिसे कि अंतर्दृष्टि अधिगम कहा जाता है। तो ये जो अंतर्दृष्टि अधिगम की अवधारणा है, इसके साथ कौन सा मनोवैज्ञानिक जुड़ा हुआ है, कौन सा साइकोलॉजिस्ट जुड़ा हुआ है? तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर एल्बर्ट बंडूरा, BF स्किनर, वोल्फगंग कोहलर एंड अब्राहम मैस्लो। ये 4 ऑप्शंस हैं, ये किसी के नाम हैं, तो इन्हें हिंदी में भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का रहता है कि हमें हिंदी में भी ऑप्शंस चाहिए, तो नेम है, आप इनको हिंदी में भी सेम एज इट इज लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था किसमें पूछा था, इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्फगंग कोहलर यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम बात करें BF स्किनर, आप लोगों के पास एक ऑप्शन थी। BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया है। अब्राहम मैस्लो है, इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड के बारे में बताया है। एल्बर्ट बंडूरा है, इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बताया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो इनसाइट लर्निंग है वो वहाँ पे कोहलर नाम आ जाता है। अगर पूरा नाम देखा जाए तो वोल्फगंग कोहलर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा गया है, वोल्फगंग कोहलर वॉज अ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट। यहाँ से आप इस चीज को भी ध्यान रख सकते हो कि ये कौन से हैं, ये है गेस्टॉल्टवादी हैं एक, ठीक है। इसीलिए इन्हें जो है वो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। फेमस किस चीज के लिए है ये, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर किया था, है ना। चिंपैंजी के ऊपर, जिसका नेम रखा गया था सुल्तान, विच डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लर्निंग कैन अकर सडनली थ्रू इनसाइट, a sudden understanding of a relationship between the different parts of the problem। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पर जो एक मंकी या एक सुल्तान या चिंपैंजी जो बंदर था, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी यहाँ पे सूझ के बारे में पता चलता है कि एकदम से सडन लर्निंग जो है कैसे किसी की होती है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया था। एल्बर्ट बंडूरा इज नोन फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के नाम के लिए भी इन्हें जाना जाता है। जो एल्बर्ट बंडूरा मैंने अभी आपको कहा, जिसने सोशल लर्निंग थ्योरी कहा, तो उन्हीं को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करके यहाँ पे सीखते हैं, दूसरों को मॉडल बना के हम उनसे कोई चीज़ सीखते हैं, तो ये एल्बर्ट बंडूरा इस चीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। BF स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए, और अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के लिए, आवश्यकताओं का पदानुक्रम जिसे हम कहते हैं कि मनुष्य की बहुत सी डिफरेंट टाइप की नीड्स रहती हैं, आवश्यकताएं रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, हम अगर कोर्स के अंदर जुड़े आप लोग हमारे साथ, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी डिटेल से सारी चीज़ें जो हैं वो करवाई जाती हैं। यहाँ तो आप जो है सिर्फ इनकी 1 लाइन जो है वो डिस्कस करते हो। अब आ जाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। The process of learning by watching and imitating the behavior of others is referred to as, यानी कि जब हम दूसरे के व्यवहार को देखते हैं, यानी कि दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल कर कर, अनुकरण का मतलब होता है नकल करके सीखने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। जब हम दूसरे के व्यवहार को देखते हैं या उनकी नकल करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है प्राचीन अनुबंधन। ऑपरेंट कंडीशनिंग है सक्रिय अनुबंधन। इनसाइट लर्निंग है, अभी हमने पीछे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ा,
अंतर्दृष्टि का अधिगम, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि किसी का निरीक्षण करके अधिगम करना, है ना। तो जब हम किसी को के व्यवहार को देखकर और अनुकरण करके सीखते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी कि हम ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी के सामने जो है ऑप्शन दी हुई है, आंसर आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन की डिटेलिंग आपको हर क्वेश्चन के बाद मिलेगी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या हुआ, ऑल्सो नोन एज सोशल लर्निंग थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी कि हम दूसरे के व्यवहार को क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि मॉडल्स का बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज बिहेवियर्स एंड देन इमिटेटिंग देम, जो भी रिजल्ट उसका निकलता है, कॉन्सिक्वेंसेज उसके निकलते हैं, उसके बाद हम उसको इमिटेट करते हैं, यानी कि उनको देखकर नकल करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है लर्निंग करते हैं हम एसोसिएट करके, चीजों का अनुबंधन बना के, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में अनुक्रिया करवा के। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है सक्रिय अनुबंधन, वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस के परिणाम स्वरूप होता है। एंड इनसाइट लर्निंग थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग, एकदम से अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको हम क्या कहेंगे, इनसाइट लर्निंग, यानी कि अंतर्दृष्टि का अधिगम बोलेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग, अभी हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग principle, what is the term for the learned ability to distinguish between a conditioned stimulus and other irrelevant stimulus? जो conditioned stimulus होता है, conditioned stimulus को हम CS बोलते हैं, और जो other irrelevant stimulus होते हैं उनके बीच के डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। क्या बोला है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसे प्राचीन कंडीशनिंग भी बोलते हैं। सिद्धांत के अनुसार जो वातानुकूलित उद्दीपक तथा जो अन्य अप्रासंगिक उद्दीपक हैं, यानी कि जो अदर इररेलेवेंट स्टिमुलाई हैं, उनके बीच अंतर करने की सीखी हुई क्षमता के लिए क्या शब्द है, तो उसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं, एक्सटिंक्शन कहते हैं, या इक्विजिशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जब हम उनके बीच में क्या करते हैं, विभेदीकरण करते हैं, भेदभाव करते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम दोनों साउंड के बीच में, जैसे एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ते हैं कि दोनों साउंड के बीच में सामान्यीकरण करते हैं कि दोनों के बीच में कितनी समानता है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है आपके पास विलोपीकरण, यानी कि विलुप्त हो जाती हैं कोई चीजें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उनके बीच अंतर बोला हुआ है यहाँ पे, अंतर यानी कि डिफरेंस, तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे, विभेदीकरण कहेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्क्रिमिनेशन इज द लर्न्ड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ओनली टू द कंडीशनड स्टिमुलस एंड नॉट टू द अदर सिमिलर स्टिमुलाई दैट डू नॉट साइंड द कंडीशनड स्टिमुलस। जनरलाइजेशन क्या है, जनरलाइजेशन इज रिस्पॉन्डिंग टू सिमिलर स्टिमुलाई, जो सिमिलर स्टिमुलाई होते हैं उनके ऊपर जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसे जनरलाइजेशन बोलते हैं कि हम सामान्यीकरण कर रहे हैं। एक्सटिंक्शन क्या है, जो वीकनिंग ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्सेज, जो कंडीशन रिस्पॉन्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, तो मतलब वो गायब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। जैसे कि डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ टाइम बाद जो है वो गायब हो जाती हैं चीजें अगर उनको रिपीटेशन पे ना किया जाए। एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन इज द इनिशियल लर्निंग फेज, ये शुरुआती अधिगम की स्टेज होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अ स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अवॉइड फेलिंग अ टेस्ट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक छात्र एक परीक्षा में असफल होने से बचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। यह किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का, पॉजिटिव पनिशमेंट का, नेगेटिव पनिशमेंट का। जो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट है दोनों ही व्यवहार में परिवर्तन लाती हैं, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। ये जो आपकी रेनफोर्समेंट है हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज लाएगी, पनिशमेंट हमेशा नेगेटिव लाएगी।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, उसे क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब एक छात्र परीक्षा में, एक होता है ना सीखने के लिए कोई इंसान पढ़ता है, यहाँ पर वो कड़ी मेहनत कर तो रहा है तो ये चीज पॉजिटिव, लेकिन किस चीज से बचने के लिए, फेल होने से बचने के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहेंगे। रेनफोर्समेंट का मतलब है पुनर्वलन, इसे कहेंगे नकारात्मक पुनर्वलन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव रेनफोर्समेंट। Negative reinforcement involves the removal of an aversive stimulus, यानी कि जो यहाँ पे फेल होने के चक्कर में वो यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, to increase the likelihood of the behavior, यानी कि वो यहाँ पे अपना बिहेवियर को इंक्रीज कर रही है, यानी कि स्टडी हार्ड कर रही है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एड्स अ डिजायरेबल स्टिमुलस, जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होती है उसमें जो डिजायरेबल, जैसा वो चाहता है वैसा स्टिमुलस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे यूज करता है। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, जो एवर्सिव स्टिमुलस टू डिक्रीज अ बिहेवियर, व्यवहार को घटाने के लिए हम यूज करते हैं, और नेगेटिव पनिशमेंट रिमूव अ डिजायरेबल स्टिमुलस टू डिक्रीज द बिहेवियर, यहाँ पर भी हम स्टिमुलस को जो है यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि उसका व्यवहार जो है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाएगा। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को अगर आप डीप डाउन जाकर जो है वो पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ में जो है वो क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के सामने एक नंबर है 7018186561। इस नंबर के थ्रू भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है एप्लीकेशन का लिंक दिया रहता है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगर आप लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कोर्स की बात करूं, कोर्स की फीस की बात करूं, तो कंप्लीट कोर्स की फीस आप लोगों को 3000 रहने वाली है। ये आपकी वन टाइम फीस है, जब आप लोगों का जो है टेस्ट होगा तब तक रहेगी ये चीज। ठीक है, इसके अलावा आपको कोर्स के अंदर जो है दोस्तों लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। लाइव क्लासेस के अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं, और 24/7 जो है आप लोगों को गाइडेंस भी जो है वो टीचर्स की प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है वो सिर्फ रिकॉर्डेड कोर्स को चूज करना चाहता है, रिकॉर्डेड कोर्स आप लोग देखना चाहते हैं, आप वो चीज़ भी एप्लीकेशन, आपको डिस्क्रिप्शन पे एप्लीकेशन का लिंक होगा, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप वहां से जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। इस नंबर के थ्रू भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, आप इस पर कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये रही कोर्स के रिगार्डिंग बात। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर दोबारा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में, वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड द रिसर्चर प्रोसीड by developing a tentative answer of the problem, it is called dash। यानी कि एक बार समस्या की पहचान हो जाने के बाद जो रिसर्चर होता है यानी कि शोध करता है, समस्या का एक अस्थायी उत्तर विकसित करके आगे बढ़ता है, यानी कि वो एक टेम्परेरी आंसर ढूंढ लेता है और आगे बढ़ता है। इसे क्या कहा जाता है, उसे ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, प्रिडिक्शन कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपोथेसिस कहा जाएगा। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पर परिकल्पना, कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन होता है हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं, सिर्फ उसको देख रहे हैं। प्रेडिक्शन कौन करते हैं, ये जो साधु संत होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, ये भविष्यवाणी करते हैं। ये भविष्यवाणी नहीं करते, ये हाइपोथेसिस करते हैं, यानी कि थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने डिटेल देखनी है, आप यहाँ से जो है वो आराम से डिटेल देख सकते हो। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं, डिफरेंट whose goal was to identify the basic element of experience was called। यानी कि मनोविज्ञान का वह स्कूल जिसका लक्ष्य अनुभव के मूल तत्व की पहचान करना था, एक्सपीरियंस को जो है वो यहाँ पे खोजना था, कहलाता है क्या,
एक्सपेरिमेंटलिज्म कहा जाता है, डुअलिज्म कहा जाता है, फंक्शनलिज्म कहा जाता है या स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर इसमें बोला किसका था कि एक्सपीरियंस के थ्रू, अनुभव के थ्रू। तो एक्सपीरियंशियल साइकोलॉजी के बारे में कहाँ पे पढ़ते हैं हम? वो पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? संरचनावाद कहा जाता है। फंक्शनलिज्म को प्रकार्यवाद कहा जाता है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटलिज्म को प्रायोगिकवाद कहा जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? जिसका लक्ष्य अनुभव के मूल तत्व की पहचान करना है, यानी कि टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ एक्सपीरियंस वाज कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। यहाँ पे फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म अगर पूछा जाए तो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। इन्हीं को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक के रूप में, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिटेल भी है, स्ट्रक्चरलिज्म पायनियर बाय विलियम वुंट, यानी कि किसने दी है, किसने बताया है, स्ट्रक्चरलिज्म के अग्रदूत कौन है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है? विलियम वुंट है एंड एडवर्ड टिचनर है। aimed to break down conscious experience into most basic element, sensation, feelings, images through the method of introspection। यहाँ पे जो टिचनर है, टिचनर ने हमारा इंट्रोस्पेक्शन का मेथड भी दिया है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। एक ऑप्शन हमने फंक्शनलिज्म के बारे में, प्रकार्यवाद की देखी थी। इन्होंने फोकस किया था कॉन्शियसनेस के ऊपर, चेतना के ऊपर, और इन्होंने जो है, इन्होंने भी थोड़ा सा चेतना के ऊपर बताया है, लेकिन इसका पर्पस था कॉन्शियसनेस किसका? प्रकार्यवाद का, ठीक है। एंड बिहेवियर, एक्सपेरिमेंटलिज्म रेफर्स टू यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसमें क्या यूज करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रयोग करते हैं। डुअलिज्म क्या है? ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है माइंड और बॉडी के बारे में, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बिहेवियरिस्ट रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज। जो बिहेवियरिस्ट हैं यानी कि व्यवहारवादी हैं, इन्होंने आत्मनिरीक्षण जो विधि है हमारे पास, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, उसको अस्वीकार कर दिया था। क्यों? इट वॉज ऑब्सोल्यूटली वेरी स्लो, कि ये बहुत ज्यादा स्लो थी। इट इन्वेडेड पीपल्स प्राइवेसी, कि ये पीपल की प्राइवेसी पर राज कर रही थी, मतलब या उसको छीन रही थी। इट इल्डेड एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डाटा, इसमें बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डाटा इल्ड हो रहा था। या इट वॉज टू सब्जेक्टिव, कि ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव थी, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ों को ऐड कर सकते थे, वो होता है सब्जेक्टिव होना। तो करेक्ट आंसर यही होगा, इंट्रोस्पेक्शन एक सब्जेक्टिव मैथड है, इस वजह से जो है इस मैथड को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बिहेवियरिस्ट जो लाइक वॉटसन है, स्किनर है, फोकस करते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर। क्यों? बिकॉज दे बिलीव्ड इंट्रोस्पेक्शन द एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन कॉन्शियसनेस, थॉट्स एंड फीलिंग, जो कि अपने ही विचारों को रखते हैं, अपना जो उनको समझ में आता है, जो उनकी फीलिंग है, जो उनके थॉट है, उस चीज को बताते हैं। ये बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं। इंट्रोस्पेक्शन वेरिड ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो इंट्रोस्पेक्शन होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। एंड कुड नॉट बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड, हम इसको वन वर्ड में यानी कि एक बोले जाए कि ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई कर दे, ऐसा हम इसे नहीं कर सकते हैं। मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर अ साइंस ऑफ बिहेवियर इन देयर व्यू, इसलिए थोड़ी सी हमें जो है वो अनसूटेबल लगती है जब हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जो आईक्यू की अवधारणा है वो किसने तैयार की है? शेल्डन ने की है, विलियम स्टर्न ने की है, गिलफर्ड ने की है, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम स्टर्न हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईक्यू की अवधारणा तैयार की है हमारी या विकसित की है विलियम स्टर्न ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ वाज डिवाइस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, ये कैसे हैं? जर्मन है, ये जर्मनी के हैं, विलियम स्टर्न। ही प्रपोज द फॉर्मूला ऑफ डिवाइडिंग मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ये भी इन्होंने दिया था। लुइस टर्मन जो है, एक टर्मन भी हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आते हैं,
मल्टीप्लाइड दिस बाय, पहले क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने दिया मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है विलियम स्टर्न ने विकसित किया। इन्होंने मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज ये भी किसने विकसित किया था? स्टर्न ने किया था। फिर उसके बाद जो टर्मन है वो पूरा फॉर्मूला हमारे पास देते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, इन्होंने मल्टीप्लाई किया था इसे 100 से, किसने? टर्मन ने। लुइस टर्मन लेटर मल्टीप्लाइड बाय दिस 100 and standardized the test in the form of स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल के फॉर्म पे इन्होंने इसको बताया। शेल्डन ने क्या किया था? सोमेटोटाइप्स बताए थे, 3 टाइप के सोमेटोटाइप्स बताए थे, बॉडी टाइप्स यानी कि बताए थे, एंड एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इस तरीके से इन्होंने बताए थे शेल्डन ने 3 टाइप्स के। एंड गिलफर्ड फॉर हिज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, जो गिलफर्ड है ने अपने जो उन्होंने बुद्धि का एक मॉडल दिया था उस चीज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। According to Piaget, the formal operational thought appears between the age of, Piaget बोलेंगे आप इसे या Piaget भी बोल सकते हैं, Piaget है वैसे, टी साइलेंट होता है। Piaget के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक विचार किसकी आयु के बीच प्रकट होता है? तो ये कहां से कहां तक चलता है? 11 से 15, 16 से 18। अब देखो ये जो 8 से 10 है ये तो हमारा बीच की स्टेज आ जाएगी, 10 से 11 ये भी हमारी जो है वो बीच की स्टेज आ जाएगी। हमें चाहिए फॉर्मल के लिए, तो फॉर्मल स्टार्ट कहाँ से होती है? 11 से बाद जो होती है ना उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं कि इसके बाद तो 16 से 18 ये भी तो इसके बाद की चीज आती है। देखो 0 से 2 चलती है हमारी सेंसरी स्टेज, ठीक है, 2 से 7 वर्ष चलती है हमारी यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 चलती है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और 11 से ऊपर चलती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिटेल आप लोगों के सामने है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज characterized by the ability to think abstractly, इसमें जो व्यक्ति है वो अमूर्त रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है, हाइपोथेटिकली परिकल्पना बनाकर सोचने लग जाता है, एंड लॉजिकली सोच लेता है। टिपिकली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 years एंड कंटिन्यूस इनटू अडल्टहुड अराउंड 15 years एंड बियॉन्ड। यानी कि ये कब से कब तक चलता है? 11 साल से शुरू हो जाती है और ऑलमोस्ट 15 साल तक चलती है। अर्लियर स्टेजेस आर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि इसकी स्टार्टिंग की जो स्टेजेस हैं वो ये 3 हैं जो मैंने अभी आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ researcher wants to investigate the effect of a new teaching method on student performance. Which research method would be most suitable? यानी कि एक रिसर्चर है जिसे शोधकर्ता बोल रहे हैं। एक शोधकर्ता छात्र के प्रदर्शन पर नई शिक्षण पद्धति के प्रभाव की जांच करना चाहता है, न्यू टीचिंग मेथड्स की परफॉर्मेंस की जांच करना चाहता है। तो कौन सी शोध विधियां सबसे उपयुक्त होंगी, कौन से रिसर्च मेथड सबसे सूटेबल होंगे? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होगी, केस स्टडी होगी, एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, या यहाँ पर ग्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी? कौन सी जो है यहाँ पर ग्रॉस नहीं होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? अब उसने एक्सपेरिमेंट करना है, किसके बारे में बोल रहे? रिसर्च करनी है उसने, तो कौन सा मेथड सबसे सूटेबल होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसे प्रायोगिक विधि कहा जाता है, सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या बोला जा रहा है? टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ वंस वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब इन्वेस्टिगेट करना है किसी के इफेक्ट को। टीचिंग मेथड कौन सा? यहाँ पे वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है, कौन सा इफेक्ट होगा ऑन अनदर, जो मतलब उसकी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है। द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज मोस्ट सूटेबल, उसके लिए बहुत सूटेबल है। एन एक्सपेरिमेंट अलाउज द रिसर्चर टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो अलाउ करते हैं रिसर्चर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने में, मैनिपुलेट करने में, यानी कि टीचिंग मेथड को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं। एंड कंट्रोल अदर फैक्टर्स टू डिटरमाइन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एंड वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं जो बाकी फैक्टर्स होते हैं जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कथन और कारण, किसी चीज के पीछे क्या कारण है, क्या प्रभाव है, उस चीज को बताने के लिए। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी
ट्रैक्स सब्जेक्ट्स ओवर टाइम, टाइम के साथ जो है वो सब्जेक्ट्स को ट्रैक करते हैं। केस स्टडी इज एन इन डेप्थ लुक एट वंस इंडिविजुअल और ग्रुप, अगर आपको किसी ग्रुप का या किसी इंडिविजुअल पर्सन का जो है वो लुकआउट देखना है, इन डेप्थ बताना है किसी चीज के बारे में, तो उसको केस स्टडी कहते हैं। और क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या होता है, स्टडी कंपेयर्स डिफरेंट ग्रुप एट वन पॉइंट इन टाइम, एक ही टाइम पे अगर आपको जो है वो दो ग्रुप्स को डिफरेंट ग्रुप्स को अगर कंपेयर करना है तो उसे हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग में नियंत्रण समूह का उद्देश्य क्या है? टू रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट को रिसीव करना, टू प्रोवाइड द बेसलाइन फॉर कंपैरिजन, मतलब विभेद करने के लिए बेसलाइन प्रोवाइड करना, टू मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको मैनिपुलेट करना, टू एंश्योर दैट द एक्सपेरिमेंट इज डबल ब्लाइंड, यानी कि ये एंश्योर करना कि एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसे है, डबल ब्लाइंड है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये बोला है पर्पस कंट्रोल ग्रुप का इन एन एक्सपेरिमेंट में क्या है, तो वो है यहाँ पे टू प्रोवाइड अ बेस लाइन फॉर कंपैरिजन, जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं नियंत्रण समूह का उद्देश्य है बेस लाइन प्रोवाइड करना कंपैरिजन के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। The primary purpose of a control group in an experiment is to provide a baseline for comparison. This group does not receive the experimental treatment. ये ग्रुप जो है कोई भी ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करता एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, allowing researchers to compare their outcomes to the experimental group. जो रिसर्चर्स होते हैं कंपेयर करते हैं उसकी आउटकम को एक्सपेरिमेंट के, टू सी इफ द ट्रीटमेंट हैड टू सिग्निफिकेंट इफेक्ट, देखते हैं कि उनके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कि नहीं है। द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स द ट्रीटमेंट, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो ट्रीटमेंट को रिसीव करता है। मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज बट द रिसर्चर डज, जो मैनिपुलेट करेगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है रिसर्चर ने क्या किया है। अ डबल ब्लाइंड प्रोसीजर इज अ मेथड टू प्रिवेंट बायस, बायस होने से बचाने के लिए जो है किसको यूज किया जाता है, अ डबल ब्लाइंड प्रोसीजर को जो है यहाँ पे मेथड को यूज किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको जो भी ऑप्शंस है वो यहाँ पे बताई गई है सारी। मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट द रिसर्चर डज, कि वो क्या करता है वो चीज है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएबिलिटी है, मीन है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ये यहाँ पे पूछा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे मीन, मॉड, मीडियन, ये है आपके पास यहाँ पर इसकी टेंडेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्राइब द सेंटर पॉइंट ऑफ अ डाटा सेट, जो हमने डाटा सेट किया होता है उसका सेंटर पॉइंट को ये यहाँ पे बताता है। यहाँ पे द मीन, मीन मीन्स एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं, मीडियन मीन्स जो मिडिल वैल्यू है, एंड द मॉड यानी कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो जितनी बार आई होती है फ्रीक्वेंट वैल्यू, आर ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएबिलिटी आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी, जो डिस्क्राइब करती है स्प्रेड ऑफ डाटा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली फोकसिंग ऑन एंड प्रोसेसिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी एनवायरनमेंट इज नोन एज, संवेदी वातावरण से सीमित मात्रा में जानकारी पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करने और संसाधित करने की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? रिहर्सल, एनकोडिंग, परसेप्शन और अटेंशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवधान हम जिसे कहते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका कितना अटेंटिव होकर आप किसी चीज को, यानी कि सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करने और संसाधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अटेंशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। डिटेल आप यहाँ पर
देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इन्वॉल्व्स मोटर स्किल्स एंड हैबिट्स? किस प्रकार की स्मृति में मोटर कौशल्स जो हैं और आपकी आदतें शामिल होती हैं? एपिसोडिक मेमोरी में, सिमेंटिक मेमोरी में, प्रोसीजरल मेमोरी में या एक्सप्लिसिट मेमोरी में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीजरल मेमोरी में मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं और आपकी हैबिट्स इन्वॉल्व होती हैं। हर एक क्वेश्चन की डिटेल आप लोगों के सामने है, देख लेते हैं। जो प्रोसीजरल मेमोरी है इज अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। पहली चीज आपने ये याद रखनी, एक होती है एक्सप्लिसिट, एक होती है इम्प्लिसिट। तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी का टाइप है that stores information about how to perform certain motor skills, कि कैसे जो है कुछ हमारी मोटर स्किल्स होती हैं उनको कैसे परफॉर्म करना है क्या, एंड जो आपकी हैबिट्स हैं जैसे कि राइडिंग अ बाइक, कैसे बाइक को राइड करना है और टाइपिंग करनी है। तो ये हमारी कुछ आदतें हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसीजर। कि क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है? एपिसोडिक मेमोरी इज फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स। जो कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं एपिसोडिक मेमोरी को। सिमेंटिक मेमोरी इज फॉर फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज। जो सिमेंटिक मेमोरी है वो किसके लिए होती है? जो हमारे कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, और जो हमारी जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान के लिए, कुछ भी जो नॉर्मल नॉलेज किसी चीज की, उसको कहेंगे सिमेंटिक। एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या है? अभी हमने ऊपर इम्प्लिसिट बोला था ना, इम्प्लिसिट का टाइप है प्रोसीजरल। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी इज कॉन्शियस, ये क्या है? एक चेतना है। इंटेंशनल रिकॉल, इंटेंशनली हम किसी चीज को रिकॉल करते हैं, रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। एपिसोडिक एंड सिमेंटिक दोनों हमारे पास जो है यहाँ पर किसके अंदर आते हैं? एक्सप्लिसिट के अंदर आते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी जिसमें स्पेसिफिक इवेंट्स हैं, सिमेंटिक मेमोरी जिसमें कुछ फैक्ट्स और जनरल नॉलेज है, तो ये आते हैं एक्सप्लिसिट के अंदर। इम्प्लिसिट के अंदर कौन सा है? हमारा प्रोसीजरल नॉलेज, जिसमें कुछ मोटर स्किल्स और हमारी हैबिट्स इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रैट लर्न्स टू प्रेस अ लीवर इन ऑर्डर टू रिसीव फूड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक चूहा भोजन प्राप्त करने के लिए लीवर को प्रेस करता है या उसको दबाना सीखता है, किस चीज का एग्जाम्पल है? तो रैट के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था? स्किनर ने। और स्किनर ने कौन सी कंडीशनिंग के बारे में बताया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन क्लासिकल कंडीशनिंग द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स अ कंडीशन स्टिमुलस थ्रू। यानी कि जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है हमारा बेल, वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। किसके थ्रू बनता है? शास्त्रीय कंडीशनिंग या प्राचीन कंडीशनिंग में तटस्थ उत्तेजना किसके माध्यम से? एक वातानुकूलित उत्तेजना बन जाती है। रेनफोर्समेंट के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू, एसोसिएटेड विद अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ में जब हम उसको पेश करते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ में जोड़कर तब वो बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमारा जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो कंडीशन स्टिमुलस कब बनता है? पहले हम यहाँ पर बेल बजाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर खाना देते हैं, यानी कि यहाँ पर फूड भी हमारा शामिल है, तब जाके ये जो है यहाँ पर कंडीशन स्टिमुलस होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन रखी है। ठीक है, तभी कंडीशन रिस्पॉन्स हमें आगे मिलेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा? लार जनरेट होगी, यानी कि सलाइवेशन होगी, सलाइवा जनरेट होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये यहाँ पे जब हमने एसोसिएशन की तब हुआ। हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन मैं बार बार कह रही हूँ, सारी चीजें अगर आपको डीप डाउन पढ़नी है आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस किस जगह से आप ये सारी चीजें चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी सजेस्ट दैट फॉरगेटिंग अकर्स बिकॉज मेमोरी ट्रेसेस फेड ओवर टाइम। कौन सा सिद्धांत बताता है कि भूलना इसीलिए होता है क्योंकि
जो स्मृति के निशान है वो समय के साथ में फीके पड़ जाते हैं, तो उसको इंटरफेरेंस थ्योरी बोलते हैं, ट्रेस डिके थ्योरी बोलते हैं, रिप्रेजेंट थ्योरी बोलते हैं या एमनेशिया थ्योरी कहते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसे ट्रेस डिके थ्योरी, यानी कि जो हमारे ट्रेसेस होते हैं, कुछ निशान हैं वो समय के साथ में फीके पड़ जाते हैं। यानी कि अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या कहा गया है, जो ट्रेस डिके थ्योरी है, जिसको हम डिके थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, proposes that memory tracing, जो हमारे स्मृति के कुछ चिन्ह होते हैं, और the physical और chemical changes that occur in the brain, जो भी हमारे फिजिकल और केमिकल परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं हमारे ब्रेन में, when something is learned, जब कोई चीज जो है वो यहाँ पर सीखी जाती है, फेड और डिसइंटीग्रेट ओवर टाइम, समय के साथ में वो फेड हो जाते हैं। इफ दे आर नॉट यूज्ड और रिहर्सल, अगर हम उनको रिहर्सल ना करें, दोबारा उनको जो है यूज ना करें कुछ टाइम तक। इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस थ्योरी सजेस्ट करती है फॉरगेटिंग को इज ड्यू टू दी कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन, जो अदर इंफॉर्मेशन में जब जो दिमाग में बहुत सी इंफॉर्मेशन होती हैं उनके साथ में जब हमारा कंपटीशन चलता रहता है, उस वजह से हमारे जो है यहाँ पर ये इंटरफेरेंस होते हैं कि इंटरफेयर हो रहा है एक दूसरी मेमोरी का। ठीक है, तो ये है एक, ये थ्योरी भी सजेस्ट करती है फॉरगेटिंग को ही, भूलने को ही, लेकिन क्या कंपटीशन होता है अदर इंफॉर्मेशन के साथ में। रिप्रेशन क्या है, ये एक फ्रूडिलियन कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है, फॉरगेटिंग, रिप्रेशन इज अ फ्रूडिलियन कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग का। और एमनेशिया क्या है, जब भी किसी को कोई चोट लग जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से जो मेमोरी लॉस होता है उसको एमनेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर बाय रिप्रेजेंटिंग एवर्सिव स्टिमुलस। प्रतिकारक उद्दीपक यानी कि एवर्सिव स्टिमुलस बोला जा रहा है, इसे प्रस्तुत करके व्यवहार की घटना को कम करने की प्रक्रिया है। तो जब हम एवर्सिव स्टिमुलस रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सारी चीजें प्रस्तुत करके व्यवहार की घटना को कम किया जाता है, बिहेवियर को घटाया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेनफोर्समेंट कहा जाता है, पनिशमेंट कहा जाता है, एक्सटिंक्शन कहा जाता है, या हैबिचुएशन कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने आपको पीछे भी हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब हम बिहेवियर को डिक्रीज कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, बिहेवियर बढ़ेगा, लेकिन जो आपका पनिशमेंट है उससे हम आपका जो बिहेवियर है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा ही होगा। तो यहाँ पे व्यवहार की घटना को कम किया जा रहा है, तो वो होगा पनिशमेंट के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19। Which psychologist is known for his research on the effect of observational learning and aggression in child? कौन सा मनोवैज्ञानिक बच्चों में अवलोकन अधिगम और आक्रामकता के प्रभाव पर अपने शोध के लिए जाना जाता है? एब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड, एल्बर्ट बंडूरा या जॉन वॉटसन। जेबी वॉटसन भी हमें, जॉन बी वॉटसन भी हमें कहते हैं। तो कौन है जो कि अवलोकन अधिगम के लिए, हमने जो है पीछे भी पढ़ा, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन बेशक आपने कभी कॉन्सेप्ट में ना देखो, लेकिन इसके जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मैंने अभी आप लोगों को बताया किससे रिलेटेड है, एल्बर्ट बंडूरा से रिलेटेड है। तो ये एल्बर्ट बंडूरा है जो कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और आपके एग्रेशन इन चाइल्ड यानी कि आक्रामकता के प्रभाव पर अपने शोध के लिए जाना जाता है। इसमें एक डॉल का एक्सपेरिमेंट होता है, बोवर डॉल का एक्सपेरिमेंट है, जो कि इस थ्योरी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 20th नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया है, लर्निंग से रिलेटेड हमारे पास ये पॉइंट बनता है। According to operant conditioning principle, which of the following schedules of reinforcement typically reduces the highest rate of responding? ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांतों के अनुसार जो प्रवलन है, प्रवलन का मतलब क्या है हमारे पास, रेनफोर्समेंट की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा आमतौर पर प्रतिक्रिया की उच्चतम दर को कम करता है, सबसे हाईएस्ट जो दर है उसको कम करता है, कौन है इनमें से ऐसा? तो वो होगा आपका वेरिएबल रेशो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, the variable ratio
schedule of reinforcement typically produce the highest and most consistent rate of responding? जो वेरिएबल की रेशो है कि बोलते हैं ना पर्टिकुलर टाइप में आपको रेशो दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक गैप में रेशो मिल रही है, तो ध्यान रखना जो वेरिएबल रेशो है वो प्रोड्यूस करेगी आपकी हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट और मोस्ट कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिस्पॉन्ड की, जितना ज्यादा रिस्पॉन्ड आप उस रेशो पे कर पा रहे हो. In this schedule, reinforcement is given after an unpredictable number of responses. जो आपके unpredictable numbers होते हैं उसको बोला जा रहा है कि इस शेड्यूल में रेनफोर्समेंट जो है वो दी जाती है अनप्रिडिक्टेबल नंबर के बाद में जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, लीडिंग टू अ हाई रेट ऑफ बिहेवियर. यहाँ पे हाई रेट ऑफ बिहेवियर को लीड किया जाता है इन एंटिसिपेशन ऑफ द रिवॉर्ड. फिक्स्ड रेशो क्या है? फिक्स्ड रेशो भी एक ऑप्शन थी आपके पास. फिक्स्ड रेशो अगर किसी को बोला जाता है ना 2:2 में, मतलब आपको अभी जो है रेशो मिल रही है, फिर उसके बाद मिल रही है, फिर इस पर आपको इस तरीके से अगर जो है वो रेनफोर्समेंट मिल रही है, तो फिक्स्ड रेशो हैज अ हाई रेट बट विद पॉजेज आफ्टर रेनफोर्समेंट. रेनफोर्समेंट के बाद वो पॉज हो जाती है. इंटरवल शेड्यूल्स जनरली प्रोड्यूस लोअर रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग कंपेयर टू द रेशो शेड्यूल. जो इंटरवल शेड्यूल है वो जनरली प्रोड्यूस करता है लोअर रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग को. तो हाईएस्ट रेट रिस्पॉन्डिंग की अगर हम बात करें, कंसिस्टेंट रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग की बात करें, तो वेरिएबल रेशो करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म सीरियल पोजीशन इफेक्ट. सीरियल पोजीशन इफेक्ट शब्द किसने गढ़ा है? हरमन एबिंगहॉस ने, सिगमंड फ्राइड ने, विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने. ठीक है, तो सीरियल पोजीशन इफेक्ट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. किसने इस चीज के बारे में बताया है? हरमन एबिंगहॉस है, इन्होंने सीरियल पोजीशन इफेक्ट के बारे में बताया है. देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या बोला गया है. While the phenomena was observed earlier, the term serial position effect is most closely associated with the work of Hermann Ebbinghaus. इन्होंने दिया है his pioneering studies on memory involved memorization list. इन्होंने मेमोरी के बारे में भी बताया है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने लाया था हरमन एबिंगहॉस ने. लिस्ट ऑफ नॉनसेंस सिलेबल and he observed that items at the beginning, जो उसका प्राइमरी इफेक्ट पड़ा था उनके ऊपर जो है इन्होंने उस चीज को इन्होंने ऑब्जर्व किया था. एंड एट जो रिसेंसी इफेक्ट हुआ उसका जो प्रभाव पड़ा ऑफ द लिस्ट वर रिमेंबर्ड बेटर देन दोज इन द मिडल. ठीक है, जो सारी चीजें थी उसके बारे में, मतलब मेमोरी के बारे में बताया, इतना याद रखिएगा आप. और किसने दिया है? हरमन एबिंगहॉस ने दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22. हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस साइकोलिंग्विस्ट. कौन जो है वो प्रसिद्ध मनोभाषाई हैं जिन्होंने भाषा के बारे में बताया है? गार्डनर ने, एलन न्यूबेल ने, साइमन ने, नॉम चॉम्स्की. तो जो हमारे नॉम चॉम्स्की हैं इन्होंने लैंग्वेज के बारे में जो है वो बताया हुआ है. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है. इन्होंने LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में भी बताया है. बाकी ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हम जो है वो नजर यहाँ पर दौड़ा सकते हैं. क्या कहा गया है? Noam Chomsky is a highly influential linguistic and cognitive scientist who is considered a central figure in the field of psycholinguist. यानी कि भाषा के बारे में उन्होंने बताया है. He revolutionized the study of language with his theory of generative grammar. इन्होंने एक ग्रामर को भी जनरेट किया and the innate nature of language acquisition. ये कहते हैं कि भाषा को अर्जित जन्मजात होती है बच्चे के अंदर भाषा. गार्डनर की दूसरी ऑप्शन थी. गार्डनर को किस चीज के लिए जाना जाता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि के लिए जाना जाता है. न्यूवेल एंड साइमन को फॉर देयर वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. जो न्यूवेल और साइमन है इनको जाना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, AI के लिए, और समस्या के समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है स्व प्रशंसा. किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड या विलियम जेम्स. सेल्फ प्रशंसा के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं है, ये सेल्फ प्रशंसा लिखा है ना इसको. सेल्फ जो हमारा क्वेश्चन है इसमें है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. ये एक्चुअलाइजेशन नहीं है, एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि इसको हम स्व प्रशंसा या स्व आत्मसिद्धि बोलिए आप इसे.
आत्मसिद्धि का ये किसने जो है वो प्रस्तावित किया है? तो स्वसिद्धि का या आत्मसिद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि खुद को एक्चुअलाइज करना, खुद के बारे में जो है वो सोचना कि मैंने क्या हासिल किया है क्या नहीं, उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये अब्राहम मैस्लो ने दिया है। इसमें फिजियोलॉजिकल नीड आता है, सेफ्टी नीड है ना, लव एंड बिलोंगिंगनेस है, सेल्फ एस्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इन्होंने जो है इस तरीके से जो है वो 5 स्टेप की हायरार्की दी थी। इसमें हमारे पास सबसे टॉप पे आता है ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। थोड़ा सा स्पेलिंग एरर था यहाँ पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग वंस full potential is a core idea in the humanistic psychology of Abraham Maslow ने इस चीज के बारे में बताया है। highest level of hierarchy of need है ये। while Carl Rogers also emphasized self concept, जो कार्ल रोजर्स है इन्होंने बताया है सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, and growth and self actualization is the most strongly linked to Maslow। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है स्व अवधारणा, और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि खुद की ये सिद्धि करना कि मैंने क्या प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वर्ड साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, मनोविज्ञान शब्द पहली बार किसने पेश किया था? तो यहाँ पे सबसे पहले किसने यूज किया है? रुडोल्फ गोल्किल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की डिटेल आप लोगों के सामने है। द वर्ड साइकोलॉजी इज क्रेडिटेड टू रुडोल्फ गोल्किल, अ जर्मन फिलोसोफर है ये, हु इज बिलीव्ड टू हैव फर्स्ट यूज्ड द टर्म इन हिज लैटिन ट्रेटाइज साइकोलॉजिया। ये आपने याद रखना है, बाकी आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या कहा गया है। मेन क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस, नैतिक विकास के चरणों की अवधारणा पेश की है? B.F. स्किनर ने, सिगमंड फ्रॉइड ने, एरिक एरिक्सन ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो मॉरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मॉरल डेवलपमेंट आ जाता है हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग में जो है इन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं, ये आपने ध्यान रखना। मॉरल डायलेमा के बारे में भी इन्होंने बताया है। B.F. स्किनर ने जो है फोकस किया है बिहेवियरिज्म के ऊपर। सिगमंड फ्राइड दिया था ऑप्शन साइकोसेक्सुअल के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, मनोलैंगिक विकास के ऊपर फोकस किया था। एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस के ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26, विच टाइप ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्व्स अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम विद द सिंगल करेक्ट सोल्यूशन? किस प्रकार की सोच में एकल सही समाधान के साथ किसी समस्या का समाधान करना शामिल है कि जिसमें एक ही सोल्यूशन हमारे पास निकलता है? उसके कन्वर्जेंट बोलेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे या क्रिएटिव थिंकिंग बोलेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग। एक समस्या है, अगर हम उसका सिर्फ एकल सोल्यूशन निकालते हैं उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर बहुत सारे सोल्यूशंस आप लोग फाइंड आउट कर पा रहे हो तो उसे डाइवर्जेंट बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशन, जितने पॉसिबल हो सके उतने जनरेट करना। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? इज द एनालिटिकल एंड इवैल्यूएटिव। ये क्या होता है? एनालिटिकल होता है, विश्लेषण निकालते हैं हम किसी चीज का। क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग नोबल एंड वैल्यूएबल आइडियाज। क्रिटिकल, ये क्रिएटिव थिंकिंग भी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम जो नोबल और वैल्यूएबल आइडियाज है उनको हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच टाइप ऑफ मेमोरी is involved in remembering specific life events and personal experiences? अभी मैंने आप लोगों से पीछे ये डिस्कस किया था कि विशिष्ट जीवन की घटनाओं और व्यक्तिगत अनुभव को याद रखने की किस प्रकार की स्मृति शामिल है? प्रोसीजरल मेमोरी है, इम्प्लिसिट मेमोरी है, एपिसोडिक मेमोरी है या सिमेंटिक मेमोरी है? तो विशिष्ट जीवन की घटनाओं यानी कि जो स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स होते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें कौन सी चीज यहाँ पर शामिल है? एपिसोडिक मेमोरी में करते हैं हम जो हमारे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पेसिफिक कुछ इवेंट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अभी हमने जो है सेम इसी तरीके से जो है पीछे डिटेल डिस्कस की थी। एपिसोडिक मेमोरी इज अ टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी का टाइप है ये। एक एपिसोडिक था, एक हमने दूसरा सिमेंटिक मेमोरी पढ़ा था। दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट हैव अकर्ड इन अ पर्सन्स लाइफ से रिलेटेड होती है।
इंक्लूडिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे हैपेंड। कब हो रही है, कहाँ हो रही है। प्रोसीजरल मेमोरी इज फॉर स्किल, अभी हमने पढ़ा था प्रोसीजरल मेमोरी से रिलेटेड पीछे, जो कि स्किल्स के लिए और हैबिट्स के लिए होता है। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या है, इज अनकॉन्शियस माइंड है। एंड सिमेंटिक मेमोरी इज फॉर फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज, जो सिमेंटिक मेमोरी है वो फैक्ट्स के लिए और जनरल नॉलेज के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 28। विशाल कुमार, द टेंडेंसी टू रिमेंबर द बिगिनिंग एंड एंडिंग आइटम्स ऑफ अ टेस्ट बेटर देन द आइटम ऑफ द मिडल इज नोन एज। यानी कि वो शुरू और लास्ट की चीजों को तो याद अच्छे से रख पाता है, याद रखने की उसमें प्रवृत्ति है, लेकिन जो बीच की चीजें हैं उनको वो याद नहीं रख पाता है ना। तो विशाल कुमार परीक्षण की शुरुआत और अंत की वस्तुओं को बीच की वस्तुओं से बेहतर याद रखने की प्रवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है। प्राइमरी इफेक्ट है, रिसेंसी इफेक्ट है, सीरियल पोजीशन इफेक्ट है या चंकिंग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, सीरियल पोजीशन इफेक्ट है। ये कि पोजीशन को याद नहीं रख पाता है, वो पोजीशन में गड़बड़ाहट है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, द टेंडेंसी टू रिमेंबर द फर्स्ट आइटम प्राइमरी इफेक्ट्स एंड द लास्ट आइटम को बोलेंगे रिसेंसी इफेक्ट। अगर पहली चीज को याद ना रख पाए तो उसको प्राइमेसी बोलेंगे, अगर लास्ट की होती तो उसको रेसेंसी बोलते। इन द सीरीज बेटर देन द आइटम इन द मिडल इज कलेक्टिवली नोन एज सीरियल पोजीशन इफेक्ट। जो बीच वाली है उसको बोल रहे हैं हम सीरियल पोजीशन इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट इज द स्पेशली रिमेंबरिंग द बिगिनिंग एंड रिसेंसी इफेक्ट इज स्पेशली रिमेंबरिंग द एंड। और चंकिंग क्या है, इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टू एड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय। जो लॉज ऑफ लर्निंग है यानी कि सीखने के नियम हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं, कोहलर के द्वारा, स्किनर के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे जो लर्निंग के लॉज हैं वो किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। लॉज ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ इफेक्ट्स, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस, ये तीन मेन लॉ, प्राइमरी लॉज यहाँ पर थॉर्नडाइक ने दिए हैं। वर फॉर्मुलेटेड बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस विद एनिमल्स। उन्होंने एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और अ पजल बॉक्स थी। These laws were foundational to the development of operant conditioning। ये laws जो हैं वो operant conditioning के लिए बेस भी प्रोवाइड करते हैं। कोहलर को जाना जाता है, एक ऑप्शन थी इनसाइट लर्निंग के लिए, स्किनर को ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स के लिए और वॉटसन को क्लासिकल कंडीशनिंग एंड बिहेवियरिज्म के लिए जाना जाता है। इतनी चीज आपने याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कोहल वर्क। कोहल वर्क के बारे में अभी हमने बात की पीछे क्वेश्चन में कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंटरनलाइज्ड एथिकल प्रिंसिपल। यानी कि कोहल वर्क के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति आंतरिक नैतिक सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल पे, कन्वेंशनल लेवल पे, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे या एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। पहली बात तो मॉरल जो हमारे पास डेवलपमेंट थ्योरी है, मॉरल डेवलपमेंट में सिर्फ हमारे पास जो है वो 3 लेवल्स आते हैं। उनमें से हमारे पास आता है प्री कन्वेंशनल जिसे पूर्व पारंपरिक अवस्था कहा जाता है, फिर कन्वेंशनल जिसे पारंपरिक अवस्था कहा जाता है और लास्ट है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जिसे उत्तर पारंपरिक अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर यह पूछा था किस स्तर पर व्यक्ति आंतरिक नैतिक सिद्धांत यानी कि किस चीज को, इंटरनलाइज्ड एथिकल प्रिंसिपल को बताता है कि एक इंसान का बेशक नुकसान हो जाए लेकिन अगर बहुत सारी जनता का उसमें जो है वो फायदा छुपा हुआ है तो वो एक सर्वव्यापी तौर पर जो है सार्वभौमिक तौर पर निर्णय लेते हैं। तो वो होता है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि उत्तर पारंपरिक अवस्था के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, ये आपके सामने है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख पा रहे हो। According to Lawrence Kohlberg theory, individual at the post-conventional level of moral development make moral decision based on their own internalized ethical principle and abstract reasoning about justice। इसमें न्याय के लिए और मानव के अधिकार के लिए rather than solely or external rules or the approval of others। The pre-conventional level क्या होता है, बेस्ड होता है हमारा पनिशमेंट और रिवॉर्ड के ऊपर बेस्ड है,
एंड जो कन्वेंशनल लेवल है वो बेस्ड है आपके सोसाइटल रूल एंड नॉर्म्स की, सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लेवल इज नॉट वन ऑफ द कोहलबर्ग डिफाइंड लेवल, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये उसका लेवल नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी की सारी चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। 30 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करवाए। तो दोस्तों मैं अगेन आप लोगों को कोर्स के बारे में थोड़ा सा जो है यहाँ पे बताना चाहूंगी। कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है अगर वो कोर्स को परचेज करना चाहता है तो एक नंबर मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ 70-181-86-561। इस नंबर के थ्रू आप जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को डाउनलोड करके वहां से भी आप जो है वो कोर्स को परचेज करना चाहते हो अगर तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ लाइव क्लासेस लगानी है या लाइव प्लस रिकॉर्डेड लगानी है, या सिर्फ कोई ऐसा स्टूडेंट है जो रिकॉर्डेड क्लासेस ही देखना चाहता है, तो आप रिकॉर्डेड भी उन क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, इस नंबर के थ्रू भी आप कोर्स को ले सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कोर्स को ले सकते हो। कोर्स की फीस जो है आप लोगों के पास, कंप्लीट कोर्स की फीस, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है ये वाला, तो इसकी वन टाइम फीस आप लोगों की 3000 रुपीज रहेगी। इस कोर्स के अंदर हम जो है वो लाइव क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, हर क्लास के बाद PDF तो आप लोगों को मिलती ही है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसी तरीके से कोई और मॉक भी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।